I now have a question for Dr. D.K. Pandey. Some years back, Sanjeeva Suresh and I started a venture called the Entrepreneurship School back in 2013, and we were asked this question by parents and by various stakeholders in the ecosystem. And the question was very simple. Can you teach entrepreneurship? So we, of course, addressed the question because we knew this is the question that we have to address. But I think the question should be, can entrepreneurship be learned? So my question to you is, sir, if that is the question, how do you think institutions and schools at such a young age can help students learn entrepreneurship? That's my question. Question looks to be very simple, but when I started organizing my thought process, then I went to the age group of children, and then I realized that it is not so simple as we all see at 8. But entrepreneurship and innovation, these two are, for me, एक पर्यायवाची शब्द होना चाहिए. और I'll just share one small example which will tell you that learning never stops. Either early or late, you have to learn. हिंदी में कहते हैं जो अच्छे बच्चे बुद्धिमान बच्चे कहलाते हैं वो दूसरे की गलतियों से सीखते हैं और जो बेवकूफ़ होते हैं वो अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन सीखना उनकी किस्मत में है. What I am telling you that if you think of how to organize the school as an educational center, things are a bit regimented. As I will just share with you that as we grow in our education, we come to know that we know much less. हम जितने अधिक विद्वान हो जाते हैं उतने ही ज़्यादा हम उत्सुक रहते हैं कि हम बहुत कुछ नहीं जान रहे हैं. तो ऐसी स्थिति में जब आप लर्निंग इन स्कूल करते हैं तो आपको बहुत सारी कटाई छटाई करनी पड़ेगी. यू कैन नॉट सिंपली स्टार्ट दैट ये तो अच्छा है. आप पूछिए उस छोटे से बच्चे से जिसको कि 1, 2, 3 नहीं आती है, जिसको ABCD नहीं आता है, उसके लिए ABC सीखना कितना मुश्किल होता है. और हमारे उन टीचर्स को मैं देखता हूँ जब वो तरह तरह की चीज़ें करते हैं कि बच्चा उस A को समझ सके. समझना और रटने दोनों में अंतर है. हम कोई परीक्षा पास कर सकते हैं, लेकिन जब आप उसको समझने की बात करते हैं तो उसको सीखने से जोड़ सकते हैं. सो वी ऑलवेज कंसिडर एज ए टीचर वी आर लर्निंग ऑफिसर्स इन द स्कूल एंड टीचर्स आर को-लर्नर्स. तो बच्चे कैसे सीखेंगे उसके लिए पहले हमें विद्यार्थी बनना पड़ेगा. तो ये सारी चीजें जब एक साथ हम विद्यालय के उस माहौल में दे पाएंगे बच्चों को, अभी तक जैसा सर ने कहा और बहुत ही कड़वी बात थी, लेकिन यही सच्चाई है कि भारत आज तक उबर नहीं पाया है. हम आज भी अंग्रेजी बोलने लगते हैं तो हमको समझा जाता है कि हम स्पेशल हैं, और हम अगर हिंदी में बात करते हैं तो हमें समझा जाता है कि ये तो बुरा नहीं मानने की बात है, गवर्नमेंट सिस्टम का पार्ट है. प्राइवेट स्कूल का मैं हूँ तो मैं समझ सकता हूँ. मैं गवर्नमेंट स्कूल का विद्यार्थी रहा और एक प्राइवेट स्कूल में मैं प्राचार्य होकर के रिटायर हुआ, तो मुझसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता है. मैं जब तक नेशनल डिबेटर था हिंदी में तो लोग मुझे थोड़ा अलग देखा करते थे, लेकिन जब मैं और अंग्रेजी जानने वाले दोनों ही जब नेशनल डिबेटर बन करके एक साथ बैठे तो उन्होंने ये पूछा कि आप कहाँ से हो. तो ये जो हमारे अंदर की मौलिकता है, उस मौलिकता को बचाए रखते हुए विद्यालय में जब हम प्रयास करना शुरू करेंगे तो हमको मल्टीलिंगुअल होना पड़ेगा. और अंग्रेजी के साथ हमारा संबंध
एक दोस्ताना रहे, और दोस्ताने संबंध के अंदर बच्चों को जिनको अंग्रेजी आती है उनको भी ये समझाना पड़ेगा कि हिंदी या मातृभाषा में किस तरह से चीज़ें निकल कर आती हैं। मैं छोटा सा एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक एक्शन लीडरशिप प्रोग्राम कर रहा था सर, एक्शन लीडरशिप प्रोग्राम जिसमें ब्रिटिश सिस्टम के साथ बैठे हुए थे हम लोग, और उन्होंने एक टास्क दिया, छोटा सा टास्क था। अगर आप लोगों ने एफिल टावर देखा होगा तो बिल्डिंग ब्लॉक हमें दे दिया गया और कहा गया कि इसको मुझे पूरी हाइट तक दिखानी है। अब उस प्रोग्राम में बड़े बड़े जनरल मैनेजर साहब भी थे, बड़े बड़े मेडिकल ऑफिसर्स भी थे, और मेरे जैसे कुछ प्रिंसिपल्स भी थे। जब हमारे ट्रेनर साहब ने स्कोर दिया कि साहब जो प्रिंसिपल साहब है इनका जो है इनके लिए सबसे बढ़िया, अब बताइए एफिल टावर जैसा स्ट्रक्चर खड़ा करना था। हमारे डॉक्टर साहब लोग तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे, इंजीनियर साहब लोगों को देख के मैं बड़ा कौतूहल था। वो कह रहे थे पहले बेस मजबूत करो, बेस में जितने बिल्डिंग ब्लॉक्स थे उनके सारे बेस में ही लगे। अब मैंने कहा कि अच्छा इसको देखो, ये बेस से मिला हुआ है, इस पर अगर लगता है एक तो दूसरा खड़ा हो जाता है। मुझे लगा कि हाँ हो जाता है। मैं उसको खड़ा करता चला गया जब तक खड़ा नहीं हो गया। उन्होंने कहा कि देखिए, इन्होंने टास्क को समझ लिया था कि सबसे अधिक ऊंचाई, टास्क थी ऊंचाई प्राप्त करनी। हमारे इंजीनियर साहब लोग लगे हुए थे उसका बेस मजबूत करोगे तब ना ऊंचाई पर वो सस्टेनेबल होगा। अब ये सस्टेनेबिलिटी वाज द शिफ्ट इन द थिंकिंग। तो ये जो इनोवेटिव आइडिया है, एंटरप्रेन्योरशिप आइडिया है, ये जो बच्चों के अंदर जो ओरिजिनलिटी है, उसको जब तक हम नहीं उजागर करेंगे तब तक सीखने की परंपरा को हमेशा से सफर करना पड़ेगा। I cannot be regimented in controlling the learning process. Learning process has to be given its liberty, and its liberty, as हमारे सारे धीरज जी ने भी कहा, सारे लोगों ने कहा कि सर आप भी बोल रहे थे फेलियर। Failure is not to be taken very reactively. Failure has to be taken as part of learning. थॉमस अल्वा एडिसन से पूछा गया कि साहब आपने तो 999 बार जो है आपने बर्बाद कर दिए, आपको डिसहार्टनिंग नहीं लगता था? Then he said, I learned 999 methods how not to do a thing. अब ये कॉन्सेप्ट की बात है, इन सारी चीज। तो इसको जब हम विद्यालय के परिवेश में लाएंगे तो विद्यालय के परिवेश में हमें सबसे पहली चीज है बच्चे को छोड़ना पड़ेगा। हम स्कूटर चलाते हैं, देखिए मेरे एग्जांपल्स बड़े आपको विचित्र लगेंगे लेकिन मैं हृदय से बोल रहा हूँ और एक ऐसे शिक्षक बोल रहा हूँ। आप स्कूटर जब चलाते हैं तो हमारी भूमिका होनी चाहिए वो स्कूटर के टायर में लगे हुए ग्रूविंग के जैसी। ग्रूविंग का क्या काम है? स्कूटर चलते समय सड़क पर फ्रिक्शन को कम से कम होने दे, फ्रिक्शन तो होगा, और जैसे ही वो कहीं गिरने लगे तो वहां पर वो ग्रूविंग, वो टायर का जो फ्रिक्शन है वो आपको बैलेंस रखता है। yes, तो हम शिक्षकों को जब तक उस भूमिका में नहीं आएंगे, हम पेरेंट्स को जब तक उस भूमिका में नहीं आएंगे, बच्चे को चलना तो खुद ही है और हमारी भूमिका होनी चाहिए अगल बगल से। इसको अंग्रेजी में फैसिलिटेटर भी कहते हैं। इसको तो सर आप जो बोल रहे हैं जो मुझे समझ में आ रहा है और ऑडियंस समझ रही है कि माहौल बनाना है सीखने का। सो थैंक यू डॉक्टर पांडे। बहुत अच्छी बात, आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं। थैंक यू।